चेंज इन पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या बताया था हमने, सेम वेलोसिटी भी डिफाइंड नहीं कर सकते एक साथ, ये तो बताया था। कल एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा अगर हम एनर्जी और टाइम की बात करें। किसकी बात करें? तो देखिए दिस इज, हमने कहा ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें लगता है फिजिक्स, टोटली फिजिक्स, और आपका आंसर आता। कल मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, क्या बताया था, एच अपॉन 4 पाई एम, यही बताया था ना। अब सुनिए ध्यान से, ये आपकी डिस्टेंस थी, ये क्या थी, तो आपको ये पता है अगर हम सिंपल बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सही। बस कुछ नहीं करना, इसकी जगह आप रखिए डेल्टा वी, सही, और इनटू क्या लिख दें हम, टाइम, और साथ में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। लिखा है कि नहीं लिखा है, बताइए। इतने में तो बाउंस नहीं मार रहा है, ये मैथ्स है इसीलिए आपको उड़ जाती है तुरंत। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू, होता है ना, इसको बस यहाँ पे पुट किया है भाई, चेंज इन है तो चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया। ओके, कम इन, बोलिए। पूरी क्लास से मैं पूछ रही हूँ, एक को भी डाउट हो तो यस और नो बोल सकता है, और इसके बाद किसी ने हमसे बोला कि हमें डाउट है तब हम बताएंगे, क्योंकि आपका सिर्फ एक डाउट है, आप खुद में अपने आप एक डाउट लेके पैदा हुए हैं, आपको खुद से नहीं पढ़ना है। और आपको जब सामने से कोई टीचर सही बोलता है तो आपको बड़ा ईगो एक ईगो नहीं होता है, तब आपका सेल्फ वाला बहुत ज्यादा टकराने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि क्यों बोल रहा है ये। ठीक है, देखिए इधर, दिस एंड दिस क्या हो गया, डेल्टा वी स्क्वायर इंटू टी, सही, बोलिए। अब दूसरी चीज, अगर हम इस मास को उठा के वापस यहाँ ले आए, जैसे मोमेंटम लिखा था, तो इंटू मास कर सकते हैं, बराबर h अपॉन 4 पाई, सही। जरा ध्यान से देखिए, नंबर मत सोचिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, हाफ mv स्क्वायर, क्या आ रहा है, mv स्क्वायर आ रहा है क्या, नंबर तो कांस्टेंट होता है, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट, उसको हमें देखना नहीं है। यहां से देखिए m मिल गया और साथ में क्या मिल गया, v स्क्वायर, तो ये बन गया आपका एक तरीके से एनर्जी। क्या बन गया, नंबर नहीं देखना है, मैंने फिर कहा नंबर तो कांस्टेंट होता है, नंबर कभी भी चेंज होगा तो बराबर ही रहेगा कांस्टेंट होकर के, ठीक। चेंज किस में आ रहा है, एनर्जी, mv स्क्वायर आया कि नहीं, और साथ में क्या आ रहा है, डेल्टा टी, मतलब टाइम में जो चेंज, वो किसके बराबर है, h अपॉन 4 पाई। तो ये है फॉर एनर्जी के लिए, किसके लिए, ये एनर्जी के लिए। अगर आपका एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी पूछता है तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा ई, दैट इज uncertainty in energy, and delta t, that is uncertainty in time, is equal to or greater than h upon 4 pi। बात वही लिखी है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लिख लीजिए ये, दिस इज फॉर एनर्जी एंड टाइम। जल्दी करिए, कर सकते हैं बट अभी इतने पे ही रुके रहो। हाँ करने को कर सकते हैं पूरा, क्योंकि ये मैंने कहा ना ये फिजिक्स है, आप पूरा घुमाइए, घुमाते रहिए। अभी सिर्फ सिलेक्शन लेना है, और मुझे लगता है सिलेक्शन का सिर्फ एक तरीका होता है, पीवाईक्यू। आप जितना पीवाईक्यू, क्योंकि उससे बेस्ट कोई पेपर नहीं होता, वही सही पेपर होता है। जैसे हम लोग भी जो मॉड्यूल्स बनाते हैं उसमें हायर लेवल के 10 क्वेश्चन डाल देते हैं, उसका रीजन हम बता दें, ट्रुथ। अगर हमारा पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तभी तो आपको लगेगा कि हम कुछ अच्छा दे रहे हैं। अगर हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड एकदम सही सही टेस्ट करा दे और एक बच्चा सब सॉल्व कर ले जाए तो उसे क्या लगेगा, हम तो कर सकते हैं। टीचर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि हमेशा आपको थोड़ा सा डाउन रखने की, कि आप जब नहीं कर पाएंगे तब आपको लगेगा हमें अभी पढ़ना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उल्टा है, अगर आप करने लग जाते हैं तो आपको और एनर्जी आती है कि हाँ अब हम कर लेंगे, और करते करते हैं। आई थिंक सो। बता, हाँ
एक सेकेंड बताओ। नहीं बताओ क्या है क्वेश्चन, क्या है? मास उसमें 40 ग्राम दिया था। हाँ वो बॉल वाला ना। हाँ। तो वही तो लिखा था, बाद में उसने कैलकुलेट किया था और अनसर्टेनिटी था। तो यही पॉसिबल नहीं है मास का। तो वही तो कह रहा था कि माइक्रो के लिए देखो, वो जो क्वेश्चन आप बता रहे हो मैं बताती हूँ। वो बॉल दी थी 40 ग्राम की ना, उसने कहा था, मैंने आपको बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रो के लिए अवेलेबल है। किसके लिए है? अगर आप बताओ, अगर आप सॉल्व करो और ये मास रेंज आपका 10⁻31 में चला जाए, तो ये कंट्रास्ट कर रहा है कि नहीं? 40 ग्राम कहाँ चला जाएगा 31 में, माइनस में वो भी। इसीलिए उसने लास्ट में एक लाइन लिखी है, पढ़िएगा फिर से जाके, मैं बता दे रही हूँ कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पे अप्लाई नहीं होगा। आप बताइए क्वेश्चन, जल्दी बताइए। अच्छा ये परसेंटेज वाला आप लेके आए हैं? हाँ परसेंटेज वाला ना, तो पहले आप इस वेलोसिटी का परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंट एक्यूरेट है। सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। कहाँ पे एग्जाम्पल था कि क्वेश्चन था? नहीं यही सेम क्वेश्चन है, देखो। आप लोग का कोई क्वेश्चन का नहीं होता, जैसे आफ्टर क्लास कोई क्वेश्चन के लिए टॉपिक नहीं, मतलब टाइम नहीं होता क्या, इसमें क्वेश्चन करा दिया जाए एक साथ सारे बैठ करके लास्ट में ना? हाँ क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ, अब आज मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने कहा नहीं पहले मैं यही कराऊंगी थोड़ा सा। हाँ पकड़ो, मैं इसको भी तुम लोग से डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। इधर बोर हो गया था ना बेटा, रिवीजन करते रहे, रिवीजन के अलावा कुछ होगा नहीं। हाइजेनबर्ग भी हो गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा अगर एनर्जी और टाइम की बात करता है तो, ठीक, और कोई खास बात नहीं थी। अब बात सुनिएगा, इधर दो चीजें आई। मैंने कहा था कि जब हम बात करेंगे वेव इक्वेशन की, किसकी बात करेंगे? वेव की, ठीक है। तो वेव इक्वेशन से हमें 2-3 चीजें पता चलती है, वो ध्यान रखिएगा। एक तो हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स, और उन्हीं क्वांटम नंबर से हम डिसाइड करते हैं किसी भी एटम का शेप, ठीक है, उसकी एनर्जी, उसका साइज, किसे डिसाइड करते हैं? क्वांटम नंबर से। यहाँ पे सबसे पहले जो वेव की बात की थी, तो एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, उनका नाम क्या था? उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी थी। फिर मैंने कहा ये हायर क्लासेस में, फिर भी आप एक बार उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे एक इन्होंने ऑपरेटर यूज किया है। क्या यूज किया है? ऑपरेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन, ठीक। ध्यान रखिएगा, वेव फंक्शन वो होता है वो स्थान, यानी वो प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन, जैसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा पाए जाने के चांसेस हो। जैसे आपने भी पढ़ा था जब आप एटम पढ़ते थे, तो आपने पढ़ा शेल्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए थे? सेल्स में। सेल्स के बाद देखिए बीच में जगह खाली थी, बीच में जगह क्या थी? खाली थी ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। उस जगह को इन्होंने कहा नोड। क्या कहा? नोड। केवल शब्द सुनिएगा, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, या जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 हो। क्या हो? 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और जहां पे पाए जाने का चांस सबसे ज्यादा है, वो क्या कहलाता है? वेव फंक्शन। क्या कहलाता है? इसको हम जब इन्होंने स्टडी किया, तो ये 3D की बात करता है। हम वेव फंक्शन यूज करते हैं फॉर एक्स एक्सिस के लिए, सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए, और तीसरा जेड एक्सिस के लिए। किसके किसके लिए? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। इसके साथ साथ इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, आपकी टोटल एनर्जी, क्या किसके बारे में? टोटल एनर्जी, और साथ साथ उसके पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करते हैं? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इन्होंने देखा, तो उन्होंने एक इक्वेशन बनाया, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है आपका d² फाई अपॉन d² x, ठीक। दिस इज फॉर एक्स एक्सिस। किसके लिए ये? एक्स एक्सिस। जब हम डिफरेंशिएशन कब करते हैं? दो चीजें हैं, आप लोगों ने इंटीग्रेशन शब्द सुना है और डिफरेंशिएशन सुना है, सुना है ना सबने? डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं? एक प्रैक्टिकल यूज बताइए डिफरेंशिएशन का।
क्या तो मैम बस फिजिक्स में किए थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पता है। इंटीग्रेशन कब करते हैं? देखिए मेरी बात, कुछ मतलब नहीं होता, मतलब से छोटी सी बात। अगर हमें किसी छोटे से पॉइंट की कोई बात पता है और ऐसे एक बहुत बड़ा सा पॉइंट हमको दे दिया, स्पेस दे दिया, और उसके सारे पॉइंट्स को हम क्या कर दें, ऐड अप कर दें, तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन का पार्ट। किसका होता है? इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक, इस स्फीयर का हमें छोटा सा डाटा इंफॉर्मेशन पता है, इसका हमें क्या पता है, छोटी सी ये पता कि इतना सरफेस ये है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे सरफेस होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? तो इस केस में जब हमें छोटा वाला पार्ट पता हो और पूरे का निकालना हो, क्या बोला हमने, छोटे वाले पार्ट की बात पता है और पूरे का निकालना है, उस केस में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। सिंपल भाषा में इंटीग्रेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। और शायद जब आपने पढ़ा होगा, तो उसका आप साइन भी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? दिस, एक्स और ये, यही तो पढ़ते हो। जरा ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई ही तो है। क्या है ना? मल्टीप्लाई तो है, ये देखो सही। जबकि अगर हम बात करें फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है डिवाइडर। क्या करना? डिवाइड करना। आपको पता है एक बड़े से समूह की बात आपको पता है और छोटे से पार्ट का निकालना है, तो आप क्या करते थे बचपन में? डिवाइड। बहुत बेसिक पे जाया करो, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। आपके पास एक चॉकलेट है, 50 चॉकलेट बांटनी है, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, 50 चॉकलेट कैसे निकालोगे भैया? मल्टीप्लाई करके ना। देखो वही बात तो है, एक छोटा सा पार्ट है, पूरे का निकालना है, मल्टीप्लाई। अब क्या है, आप सब लोग बैठे हैं, आपको हमने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की और उसमें 500 रुपए चले गए मेरे, तो एक बंदे पे कितना रुपया गया कैसे पता चलेगा? जितने लोग हो उनसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना। तो जब हम बात करते हैं किसी बड़े सरफेस से छोटे सरफेस की, तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? और देखो जब आप डिफरेंशिएशन यूज करते हो तो इसका साइन भी क्या होता है? डी बाई डी एक्स। ये देखो नीचे है ना, इस बार क्या है? नीचे है ना। तो ये सही सही जो होता है, दिस इज फॉर डिवीजन। किसके लिए होता है? हमने तो यही सोच के पढ़ा था और आज तक इजी हो गया। जब तक हम बहुत खतरनाक भाषा में पढ़ते थे, बहुत टफ था। जब से हमें ये पता चल गया कि हाँ इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब डिवाइड, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं और जाके आप अप्लाई करके देखिएगा आपका हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ आइए, आप देखिए हमने क्या किया है, इसका 2 बार किया ना। देखिए डबल डिफरेंशिएशन है। क्या है? इस बात से एक बात पता है, हमारे पास एटम तो बड़ा सा है ना, उसके छोटे से पार्ट की हम जब स्टडी करेंगे तभी तो बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। सोच के देखिए, हमारे पास पूरा एटम है, हम उसके छोटे से पार्ट को जब स्टडी करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है या कैसे चांसेस हैं पहुंचने के। तो इस केस में हमने क्या किया है, पहले हमने एक्स एक्सिस, वेव फंक्शन वो जगह है जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान सुन लीजिए, वेव फंक्शन क्या है, वो जगह जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट का मतलब उसके एकदम अंदर चल रहे हैं, अंदर मतलब एकदम छोटे से पार्ट पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? एक बार किया तो थोड़ा और अंदर पहुंचे, 2 बार किया तो बहुत ज्यादा अंदर पहुंच के, मतलब एकदम और भी छोटे लेवल पे हम स्टडी कर पाते हैं। आई बात समझ में? ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये कहां कर रहे हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। अगला सेम हम लोग करेंगे किसके लिए? डी स्क्वायर फाई अपॉन डी स्क्वायर वाई। सही। अगला किसके लिए करेंगे? डी स्क्वायर फाई अपॉन डी स्क्वायर जेड। आई बात समझ में? हमने ये तीनों की स्टडी करी। क्या करी? अभी तीनों की स्टडी करी तो हमको एक रिलेशन निकल के दिखा कि इसका कनेक्शन मास से भी है और एनर्जी से भी है। किसे? तो इन्होंने सीधे एक इक्वेशन दे दी। आपसे बहुत पूछा जाएगा, बस इक्वेशन बहुत पूछ लिया तो आज तक पेपर उठा के देख लो, अभी तक नहीं पूछा है। पेपर उठा के देख, अब तुम सोच रहे हो मैम आप पढ़ा क्यों रही हैं जब पूछा नहीं है। हाँ, यही इक्वेशन ही पूछा है, बस ये पूछा है कि इक्वेशन क्या है, उसके सिवा आपसे कभी नहीं पूछा है और ना पूछेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये इक्वेशन नहीं है। आपके एनसीईआरटी में ये इक्वेशन कहीं भी मेंशन नहीं है, फिर भी मैं लिखा दे रही हूँ, आप लिख लीजिए, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखिए, साथ साथ लिखना चालू करिए।
ये इक्वेशन आपसे एक बार गलती से किसी साल पूछ ली गई है, और मैं बता दूं वो पेपर रहा होगा 99% 2016 का, क्योंकि 2016 का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था थोड़ा सा। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसमें सारे सिंबल्स का मतलब समझ गए आप? अगर आपसे पूछे ये फाई क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाला वैल्यू, प्लेस, राइट। एक्स क्या है, फॉर एक्स एक्सिस, वाई फॉर वाई एक्सिस, जेड फॉर जेड एक्सिस, एंड ई क्या है, ई फॉर टोटल एनर्जी एंड वी फॉर पोटेंशियल। फटाक से लिख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ई क्या है आपकी टोटल एनर्जी और वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पाई पाई पाई, ठीक, बोलिए। अभी बोल देना क्लास में। हम वो टीचर नहीं कि कोई बोले मैम समझ नहीं आया तो हमें गुस्सा आ जाए। हमें गुस्सा तब आती है जब एक दिन हमारी बारी आती पूछने की, और तब जब सब लोग कहते हैं मैम समझ नहीं आया था, तब मुझे इतनी गुस्सा आती है मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता ये सिर्फ आपका बहाना है। आप यहाँ से गए, अपने राग में भटके हुए हैं, केमिस्ट्री किताब खोली नहीं है और हमें बता रहे हैं। ये हम भी कर चुके हैं ना, हम भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे, यही सेम काम हम भी कर चुके हैं। ओके डन। अब देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन है एक्चुअली बे, इसी इक्वेशन से जनरेट हुआ आपका क्वांटम नंबर। क्या जनरेट हुआ, क्वांटम नंबर। ठीक, अब क्वांटम नंबर एक ऐसी चीज है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 3 प्रिंसिपल भी क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। ठीक, तो टोटल जब हम बात करें क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या करते हैं, साइज को, या एटम की साइज को, एनर्जी को डिसाइड करते हैं। वो क्या होते हैं, क्वांटम नंबर। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज एजीम्यूथल, इसी को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज सब्सिडियरी, क्या बोलते हैं, स्पिन, सॉरी सब्सिडियरी उसी को बोलते हैं। क्लियर। टोटल कितने क्वांटम नंबर, 4। पहला, दूसरा, नेक्स्ट। अब देखिए इसमें जो कहानी है मेन, सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN, उसके बाद AQN। ठीक, इसके बाद अगला MQN, नेक्स्ट SQN। ओके, क्वांटम नंबर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आप पूरा लिखिएगा, वरना आप बाद में ये क्या था, PQN क्या था, SQN क्या था, P फॉर पैरेट, Q फॉर क्वीन, N फॉर पता नहीं, नथिंग, सीधे। ओके, ध्यान से देखिए, इनके सारे सिंबल ध्यान रखिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसे, ML से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। ठीक, ओके। अगली बात, N तो N ही रहेगा हमेशा, L भी L रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा नाम होता है, एक होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्या होता है, लिख लीजिएगा, ऑर्बिटल या एंगुलर तो वहां लिखा हुआ है, क्वांटम नंबर। ठीक, दूसरा इसी का नाम होता है, इधर दूसरा इसी का नाम होता है सब्सिडियरी पढ़ लो, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये नाम इस आप नीट वाले इससे ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वो ए वाला सबको रटा रहता है। ठीक, ओके। तो बात करें, हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन कराते हैं सीधे, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। ये बताता है आपका स्पेशली सेल के बारे में। किसके बारे में, और अगर सेल के बारे में पता चल जाएगा आपको, तो साइज के बारे में पता चल जाएगा। याद करो, रेडियस के फॉर्मूले में n आता था, अब याद कर लो, रेडियस के फॉर्मूले में क्या था, n, पढ़ाया था हमने। ये वाला सबका छूटा है, जिनका छूटा है वो ले करके नोट्स ले लेंगे। ठीक है, रेडियस के फॉर्मूले में अगर n आएगा, और अगर रेडियस बढ़ता जाएगा, सोचो, तो साइज भी बढ़ता जाएगा, शेप भी बढ़ता जाएगा। तो अगली बात साइज के साथ साथ किसकी बात करता है, ये शेप की बात। ठीक, नेक्स्ट बात, अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, तो एनर्जी के भी फॉर्मूले में n आता था, एनर्जी के भी फॉर्मूले में n आता था, इसलिए ये किसकी बात करता है, साथ में एनर्जी की भी बात करता है।
देखो इतने में ही सब क्लियर है, इतने में ही आंसर है। ठीक, अब आपको एक चीज याद होगी, जैसे जैसे, इधर सुनिए बेटा, जैसे जैसे एन बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। याद आया? पक्का? एन बढ़ने पे रेडियस भी बढ़ता है, वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, इनवर्स था। एन नीचे था वेलोसिटी के फॉर्मूले में, एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एनर्जी। जाके देख लीजिएगा एक बार रिलेशन। ठीक, बस दिमाग में रखिए क्या क्या बताता है ये, सेल, साइज, शेप और एनर्जी। ठीक, अब कैसे बताता है ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक, अच्छा अगली बार अगर हम चेक कर ले तो थोड़ा सा हम आंसर आपसे पूछ लेते हैं या कनेक्ट कर देते हैं। हमने कहा आपके पास एक 1s ऑर्बिटल है, ध्यान सुनिएगा, अभी कुछ नहीं जानते आप, बस इतना जानिए कि 2 ऑर्बिटल दे दी हमने, एक 2s ऑर्बिटल है और एक 3s ऑर्बिटल है। कितनी ऑर्बिटल है? एसपीडीएफ पढ़ते हो ना, इतना तो पढ़े हो ना, अभी हम पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो 1s है, 2s है, 3s है। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि 3s की एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा है? s तो सेम है सब में s क्या है? सेम है। बदल क्या रहा है? 1 2 3, n बदल रहा है। यही आपका क्वांटम नंबर है। पता है आप ऑर्बिटल, हाँ, n रेडियस नहीं है, n शेल नंबर है। सेल नंबर से रेडियस बदलेगा ना, जैसे आपको मैंने बताया था, देखिए एक बार फिर से, ये न्यूक्लियस, फिर एक पहली सेल के लिए n की वैल्यू 1, याद आया? फिर ये दूसरी सेल, n की वैल्यू 2 थी ना। अब आप देखो ध्यान से, पहले वाले का रेडियस ये है r1, दूसरे का रेडियस r2। आप खुद देख लो, साफ साफ आपको दिख रहा है r2 बड़ा है देन r1, सही? तो जैसे देखो n2 भी क्या है? 2 है ना, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ता है। वो हम करा चुके हैं पिछले लेक्चर में, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आप लोग थे नहीं शायद। ठीक है, या जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा, जैसे भी होगा, सही आ जाए वीडियो में तो देख लीजिएगा, नहीं तो पता नहीं क्लियर कट आता है कि नहीं, बट आप देख लीजिएगा। ठीक, ये हम करा चुके हैं, अभी चारों लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। यहाँ आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेशली आपसे मैं पूछ रही हूँ, इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3 की, फिर किसकी? 2 की, फिर 1 की। क्यों भैया? अब एक चीज ध्यान रखो, ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ns से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ns या फिर np, p फॉर p, राइट? तो याद रखिएगा, जैसे n बढ़ेगा वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हमेशा 3s की एनर्जी ज्यादा होती है, 2s की एनर्जी कम होती है और 1s की एनर्जी कम। एक क्वेश्चन है मेरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या बोला हमने? लिखिए क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, अब आपको बताना है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको रखना है इनको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना पूछता है किसकी एनर्जी ज्यादा है। हाँ, ये पता चल गया कैसे आया रीजन इस केस के लिए। हाँ, सब समझ गए ना। आपको भी पता है कि ऊपर से नीचे जाने पे शेल नंबर बढ़ता है, आसानी से आपका काम हो गया। कहानी तो तब गड़बड़ होगी जब पी ब्लॉक में आएंगे। अभी जब पी ब्लॉक में आएंगे तब कहानी आपकी बदलने लगेगी, बहुत कंफ्यूजन है। इसीलिए जो एक्सेप्शन आप लोग का जनरेट होता है, आप लोग का आंसर गलत होता है, इसीलिए गलत होता है। अभी पी ब्लॉक में जब आएंगे तो एक टर्म होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, उसका प्रभाव लगेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखिए, एन ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, लेकिन ये एन के लिए। ठीक, अभी ये रूल बदल रहा है आगे। नेक्स्ट आ गया क्या आपका? एल। क्या आया? एल। एल कैसे फाइंड करते हैं? एल की वैल्यू हमेशा होती है 0 टू n-1। क्या होती है? 0 से n-1। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल कह दूं कि आपके पास के शेल है, कौन सी शेल है? के शेल है, तो के शेल के लिए एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी? लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ AQN। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ AQN। AQN फॉर के शेल, फॉर
K shell. For AQN as म्यूचुअल क्वांटम नंबर, इसी को एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं. फॉर K shell और M shell. फॉर K shell और M shell. सर पानी भिजवा दीजिए प्लीज. फॉर किसके लिए? K shell और M shell. बताइए. अब देखिए K के लिए अब आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि N की वैल्यू क्या होती है? 1. सही. और आपको पता है AQN मतलब कि L की पॉसिबिलिटी क्या बताई हमने? 0 to n माइनस 1. सही. तो ये तो 0 है ही. लीजिए n माइनस 1 भी क्या हो गया? 0 हुआ ना. यानी आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ 0. क्या पॉसिबल है? 0. आई बात समझ में? किसको किसको बाउंस मार गया ये? M के लिए निकालिए पॉसिबिलिटी. M. चलिए M के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 3. K L M ही तो आता है ना. 3 होती है. निकालिए पॉसिबिलिटी. 0 to कितना हो जाएगा? 2. 0 से 2 जाएगा. यानी पॉसिबिलिटी क्या क्या है? 0, 1 और 2. 0, 1 और 2. नहीं समझे? 0 से 2 यही तो हुआ. 0, 1 और 2. आई बात समझ में? अब अगली बात करें तो AQN बताता है आपके सबसेल का नेम. क्या डिसाइड करता है? सबसेल. सबसेल का शेप, सबसेल का साइज, ये क्या डिसाइड करेगा आपका? सब शेल. पहले तो आप शब्दों में अंतर समझिए. शेल होती है KLMN, राइट. सबसेल आपकी आती है क्या? SPDF. क्या पढ़ते हैं आप लोग? SPDF. तो ध्यान से सुनिए, K में कौन सी सबसेल होती है? सिर्फ एक. और 0 के लिए ध्यान सुनिए, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं. अगर L आपका 0 है तो वो डिसाइड करती है S सबसेल. क्या बनाती है? S. अगर L की वैल्यू क्या है? 1 है तो ये P. अगर L की वैल्यू 2 है तो D. और अगर L की वैल्यू 3 है तो F. आप पहले इतना ही जान लो, आगे और बढ़ा लेना. L की वैल्यू अगर 4 है, भाई सोचने में क्या जाता है? अगला क्वेश्चन तो आ सकता है ना कभी भी. तो SPDF के बाद कौन आएगा? आपकी बुक में है, बस खाली क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन. बताइए. अगली आपकी आती है G ऑर्बिटल. ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आ चुका है, वो पूछा जाएगा अगली बार. मैं फिर बता रही हूँ. G सीधे SPDF के बाद सीधे क्या है? G. ओके. 4 तक आपने हमेशा 3 तक लर्न कर रखा है SPDF. अगली जब ऑर्बिटल फिलिंग आएगी तो क्या आएगी? G आएगी. क्लियर? अब सुनिए, अब आइए यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देखते हैं. क्वेश्चन अगला कि K शेल के अंदर कितनी सबसेल पॉसिबल है? कितनी सबसेल पॉसिबल है? सही. तो आपने पढ़ा इसमें L की वैल्यू क्या आ रही थी? 0. बस एक ही तो आ रही थी. तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी सबसेल है? S. इसीलिए जब आप कभी ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं तो आप क्या लिखते थे? 1s. क्या लिखते थे? यही तो पढ़ा था आपने. बोलिए, आपने कभी भी यही पढ़ा है? कभी 1p नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा कभी? आज तक नहीं पढ़ा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू सिर्फ 0 है, और सिर्फ 0 होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा? 1s. क्या आएगा? 1s. K के बाद बात करें हम किसकी? L शेल की. K के बाद L आता है ना. पॉसिबिलिटी क्या होगी? L आपका 0 to 1, क्योंकि L की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? N लिख लो भैया. N2 होता है. सही. तो L क्या हो जाएगा? 0 से 1 ही तक हो जाएगा, यानी 0 और 1. तो देखिए 0 के लिए कौन सी सेल? S. और 1 के लिए P. तो जब आप लिखते थे कभी भी इसके अंदर सबसेल, तो आप क्या लिखते थे? 2s और 2p. 2 फॉर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 2 फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आई बात समझ में? अब याद करिए, आपने 50 बार ये क्वेश्चन पढ़ा है कि सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं आती है. सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं आती. तो यही तो है, यही तो सेकेंड पीरियड है.
क्या है, सेकेंड पीरियड है। आपने देख लिया पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी किसकी है, एस और पी की। डी की पॉसिबिलिटी नहीं है और ना डी आएगा, आंख बंद करके भी। अब अगला क्वेश्चन नीट में कैसे पूछेगा, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, वो लिख देगा 2D, ऑप्शन क्या बना देगा 2D। अब आपने पढ़ रखा है कि 2D कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो एक पॉइंट और है, n कभी भी नॉट इक्वल टू l होता है, n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आप इसमें चेक करके देखिए, इसमें n की वैल्यू क्या है 2 है और l की वैल्यू क्या है, d के लिए, d के लिए d के लिए 2 ही तो है। इस केस को देखो ना, इधर ना रहो, आप सही ज्ञान पे ना जाओ, पहले इधर आओ। n आपका क्या है 2 है, यहाँ पे देखिए l भी क्या है 2 है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, किसी भी सबसेल में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और ये क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल टू द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कभी भी बराबर नहीं होंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है n-1, एक छोटा होगा, एक क्या होगा, इसीलिए पॉसिबल क्या है 2s और 2p। 2D पॉसिबल नहीं है, आंख बंद करके ध्यान रख लीजिए। क्या डाउट है बताओ, क्या बताओ, नहीं हम यही साथ ही में बस उतना ही करा रहे जितना काम हो जाए क्वांटम नंबर से। अभी पढ़ाया नहीं, इधर सुनो, अभी आ रहा है SPDF, इसके बाद ही तो है, जनरेट तो हो रहा है। देखो L पढ़ाया, पहले वाले में क्या जनरेट हो गया 1s, अगले में क्या जनरेट हुआ 2s और 2p। अब तीसरा केस निकाल लो, कौन सी सेल यूज करोगे, L के बाद M। हम फिर से लिख दे रहे हैं, एक प्रॉपर वे में लिख दे रहे हैं, हमें लगा थोड़ा प्रॉपर वे की लिखने की जरूरत है। इधर M है, M के लिए n की वैल्यू 3, सही। L का फॉर्मूला क्या होगा 0 to n-1, अब लिख रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना इससे। तो ये 0 2, यहाँ पे 3-1 क्या आ गया 0 to 2 आ गया ना। 0 to 2 का मतलब है 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। अभी मैंने बताया था L बराबर 0 के लिए क्या होता है S, L बराबर 1 के लिए P ऑर्बिटल सबसेल, और L बराबर 2 के लिए D सबसेल, और L बराबर 3 के लिए F सबसेल। इसको साथ में नोट कर लीजिए, आप पहले नोट करिए। एक तो आपको ये नोट करना है साइड में, अगली बात आपको नोट करना है n इज नॉट इक्वल टू l, n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। जबरदस्ती वाली बात अलग है, लेकिन अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आ गया ये बात समझ में, उठाएं यहां से, डिराइव करें। अब देखो इधर आओ, पहला देखो 0 के लिए क्या बनेगा आपका S बनेगा, इसके लिए P बनेगा, इसके लिए D बनेगा। इतना तो क्लियर है ना इधर से। अब आ जाइए, ये क्वांटम नंबर, आगे लगाते हैं क्वांटम नंबर, आगे क्या लगाते हैं, तो देखो 3s 3p और 3d, 3d ऑर्बिटल होती है 3s 3p और 3d, सही। अगला आप लोग निकाल के दिखाइए n के लिए, n के लिए आप लोग निकाल के दिखाएंगे। n आपका 4 है, l की वैल्यू जल्दी डिफाइन करिए, हमको कोई नहीं देखेगा, अपने आप करते रहिए। देख लीजिए, आप खुद करके तब आंसर मैच करिए, आपके पास दिमाग है, अपना अपना दिमाग यूज करिए। ठीक, यही पॉसिबल हुआ ना। छापना नहीं था, हमने कहा था अपना दिमाग यूज, इसलिए हम सामने खड़े थे। चलिए अच्छा करिए, कितना अच्छा दिमाग वाला टॉपिक एकदम हो जाना चाहिए सटाक सटाक, तुम लोग पता नहीं कितना प्रेशर में रहते हो।
एक चीज ये भी ना, तुम लोगों ने इस तरह से कभी पढ़ा नहीं है। तुम लोग पता एक लाइन समझो फिर एक लाइन लिखो, पहले लिखो, ज्यादा लिखने वाला प्रेफरेंस ज्यादा रहा है तुम लोग का। जबकि बचपन में सिखाया जाता ABCD, चाहे जितना आपको सबसे पहले ओरल सिखाया जाता था, याद करो, नर्सरी KG में 1 साल ओरल ही चलता था। अगर आपके ब्रेन में कोई चीज भर गई तो वो आप कभी डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, यही तो मैं भी कह रही, कॉपी तो भरी जा रही है, कॉपी भरी जा रही है, ब्रेन में नहीं भर जा रहा है। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग ब्रेन में फिल करिए। हो गया ये। और क्वेश्चन अब हम पूछें, अब 1-2 क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग बताएंगे। इतने में आपका नेक्स्ट आप लिखिए, अगली क्या होगी, KLMN, N के बाद कौन सी सेल मान ले, O मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, या हम कह देते हैं अगर आपका N आपका 5 है, N क्या है, और ये जो N5 है यही आपका, आपको पता है पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 5, ठीक। ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको बताना है कौन कौन सी सबसेल्स आएंगी। पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 5 में कौन कौन सी सबसेल्स आएंगी। लिखिए ये क्वेश्चन, लिखिए इन पीरियोडिक टेबल, यहीं से तो बनता है बस। देखिए इन पीरियोडिक टेबल, अभी बता रहे हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन हम समझ गए। इन पीरियोडिक टेबल हाउ मैनी सबसेल्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी सबसेल्स आर प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 5, इन पीरियड नंबर 5। एक चीज जहां आपने लिखा है वहीं पे ये लिख लीजिए, PQN इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पीरियड। कहां पे, पीरियोडिक टेबल में। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो वही आपका पीरियड नंबर 1 है। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है, तो वो आपका क्या है, पीरियड नंबर 2। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो वो क्या है, पीरियड नंबर 3। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपका पीरियड नंबर 5 है तो उसके अंदर कौन कौन सी सबसेल्स पॉसिबल है। आपका पीरियड नंबर क्या है, 5 है। पीरियड नंबर 5 बोलने का ही मतलब यही है, आपका N क्या है, 5 है। आपसे पूछा क्या है, सबसेल्स। क्या पूछा भैया, सबसेल्स ही तो पूछा है। तो आपने सबसेल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, L क्या होता है, L, और L है आपका 0 to N-1। बार बार छोटे बच्चों जैसे लगवा रहे हो तुम लोग, वही सेम फॉर्मूला बार बार। ये क्या आ जाएगा, 0 to 4, 5 नहीं होगा, एक कम। अब नीट वाला बच्चा इसको दिमाग में फीड करके रखेगा, एक कम तुरंत, वो वहां बैठे कॉपी पे करेगा नहीं। देख रहे हो, अगर ये 5 है तो भैया 0 से क्या पॉसिबल है, 4 पॉसिबिलिटी, 0 1 2 3 4। सही। सबसेल्स की बात कर लें, पहली सबसेल S P D और G आया, बोलिए। S P D F तक सबको पता है, आगे ये पता नहीं है अभी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अभी, ओके। अब अगली बात, इसका नाम क्या होगा, क्वांटम नंबर 5s, ये 5p, ये 5d, और ये 5f, और ये 5g। अभी तक g ऑर्बिटल की डिस्कवरी हुई नहीं है। अगर पीरियड नंबर 8वां आ जाएगा, जैसे और नए एलिमेंट डिस्कवर किए गए, अभी कितने पीरियड्स हैं, 7 है ना। अगर आ गया तो उसमें आपको इसका भी इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है वही सिलेक्शन ले लो ताकि इसको पढ़ना ना पड़े। आएगा जरूर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी जो नई NCERT आई है उसमें पीरियड नंबर 7 पूरा फिल हो चुका है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे पीरियड नंबर 7 खाली था, पूरा खाली था। अभी हम पूछ लें कि कौन कौन, हाँ यहाँ से देखो, अभी हम खाली इतना ही पूछ लें कि नए एलिमेंट कौन कौन से डिस्कवर हुए हैं।
हंस जाओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि केमिस्ट्री चैप्टर वाइज है? तुम एक टॉपिक से मुझे दे दो और मैं तुम्हें केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन उठा के लगा के तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री कभी चैप्टर वाइज है ही नहीं, फिजिक्स भी कभी चैप्टर वाइज है ही नहीं, वो चैप्टर वाइज नहीं है, सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और उठ करके वही कहीं भी अप्लाई हो जाते हैं। अब देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये पीरियोडिक टेबल का था। किसका क्वेश्चन था? अभी एक वो क्या कहते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम दिया था, वो भी क्वेश्चन कहाँ का था? पीरियोडिक टेबल का। तो वो देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एग्जाम में यही ढूंढते रह जाओगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। ये भी होता है कभी कभी ना, सोचो एग्जाम में बैठे तो असल में पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो वो पता नहीं है, वो तुम्हारे इस सिलेबस को उसने गोल गोल तुम्हें घुमाया है और तुम एकदम बढ़िया से घूम रहे हो गोल गोल और कुछ नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 8वां पीरियड आएगा तो जी की चीजें आपको देखने को मिलेगी, बट अभी भूल जाइए। इधर ये बात हो गई आपकी किसकी? सबसेल की, यानी कि AQN क्या बताता है? सबसेल क्या बताता है? तो आपने अभी क्या कर लिया, देखो PQN है आपकी दुनिया, वर्ल्ड। ये क्या है? ये दुनिया है, मतलब पहला पीरियड पूरी दुनिया उसके अंदर, ठीक। AQN आपका क्या है? आपका जो भी कंटिनेंट है, मान लो जैसे आप एशिया में रहते हो तो ये क्या है? एशिया। जैसे हम लोग पूरी दुनिया में कहाँ विराजमान है? एशिया के अंदर। तो आपका अभी पीरियड नंबर क्या था? दुनिया थी, उस दुनिया के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सबसेल्स की। किसकी पॉसिबिलिटी है? सबसेल्स की। ये हो गए कंटिनेंट। क्या हो गए? कंटिनेंट। अगली बात जब आएगा MQN की, किसकी बात करेंगे? MQN। तो ये बताएगा आपका देश। क्या बताएगा? देश। और उस देश के अंदर वही जो घर और कमरे हैं, या तुम बहुत छोटा सा सोचो, सोसाइटी, सोसाइटी से मोहल्ला, मोहल्ले से घर, घर के अंदर कमरे, क्या आते हैं? कमरे। तो अभी क्या है, AQN ने आपको बता दिया कि कितने घर पॉसिबल हैं। क्या बता दिया? कितने घर पॉसिबल हैं। अब MQN बताएगा हर एक घर के अंदर कितने कमरे पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? और उसी कमरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हमें तो, तुम्हें पता नहीं, हमें तो आज तक इसी में बड़ी कंफ्यूजन थी। सर कभी भी बोल जाए सेल, कभी बोल जाए सबसेल, कभी बोल जाए ऑर्बिटल, और हमको लगता था वो तीनों एक ही है। हम टिल क्लास 12 तक हमको ये लगता था कि ये तीनों तो एक ही है, चाहे इधर, मतलब हमें ये नहीं समझ आया कब हमको ऑर्बिट, क्योंकि आपने देखिए जब बोहर ने कहा ऑर्बिट पढ़ते थे, शेल को क्या पढ़ते थे? ऑर्बिट ही तो पढ़ते थे। अब उसमें हमें तो ये गलती से ऑर्बिटल बोल दे रहे वही ऑर्बिट को ही, जबकि इन रियलिटी में ये तीनों डिफरेंट हैं। बोहर ने बात की थी शेल की, किसकी बात की थी? और शेल के अंदर ये जो आपके घर बने हुए हैं ये क्या है? सबसेल। यानी SPDF आपके क्या है? सबसेल। और इसके अंदर जितने कमरे होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑर्बिटल। और नीट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग भी कभी कभी ऐसे गलतियां कर चुके हैं इसी चक्कर में। क्यों? हमको लगता था वो सबसेल तो फिर भी चलो अलग हो जाता है, ये और ऑर्बिटल हमेशा सेम लगता है। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ये पहचान लिया, S क्या है? सबसेल। P क्या है? सबसेल। D क्या है? सबसेल। F क्या है? और G क्या है? सबसेल। अब इस सबसेल के अंदर कितने कमरे हैं, उन कमरों को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो यानी कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा तीनों सब, PQN सेल के बारे में, AQN सबसेल के बारे में, और MQN ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में? क्या हो गया? ऑर्बिटल्स के बारे में। ध्यान रखिए ये बातें, ठीक। यहां चाहे तो आप लिख लीजिए PQN सेल के लिए, AQN सबसेल के लिए, और MQN ऑर्बिटल्स के लिए। लिख लीजिए पहले ये तीनों शब्द लिखिए कोड वाले, NCERT पढ़ना आसान हो जाएगा। जल्दी करिए।
ठीक है, कुछ पढ़ा है आपने? कुछ बता सकते हैं और वाइटल्स के बारे में? बताइए जल्दी से। इधर देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ml से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ml से। इसकी हमेशा वैल्यू होती है -l से +l तक। सबसे आसान भाषा में क्या होती है? -l से, अभी तो बहुत आसान हो गया। अगर मैं तुमसे कहूं कि आपके पास s सबशेल है, पहले हमें बोलते थे s ऑर्बिटल है, क्योंकि हमको एक ही लगता था। अब ये क्या है? आपके पास क्या है? s सबशेल है, सही। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी? आपने पढ़ रखा है l की वैल्यू क्या थी इसके लिए? 0। अब चाहे -0 हो चाहे +0 हो, 0 ही रहेगा। यानी कि इसका जो ml है वो भी क्या होगा? 0। क्या होगा? तो इसके जो कमरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं m0। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? m0। और आपको मैं बता दूं, इसके अंदर अगर हम बात करें कमरे की तो सिर्फ एक ही कमरा तो दिख रहा है। कौन सा? m0। मतलब कमरा कितना है? रूम कितना है? सिर्फ 1। आई बात समझ में कि नहीं? बोलिए। तो जब आप s सबसेल बनाते हो, आ जाओ यहाँ पे, देखो इधर, जैसे आप 1s लिखते थे, याद आ रहा है? तो जब आप इसका फिगर बनाते थे तो आप क्या लिखते थे? एक कमरा बना के छोड़ देते थे। याद आया? एक ही तो कमरा बनाते थे ना एस में। और आपको पता है इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है 1000 बार। इसकी वैल्यू क्या होगी? m0। ध्यान रखिए, ये 0 इसीलिए है क्योंकि वो l से, भाई ml लिखा है और l की वैल्यू s के लिए क्या थी? 0 थी, इसीलिए क्या लिखा जाता है? m0 से। ओके, अगली बात आ जाइए फॉर p। p के लिए वैल्यू क्या थी? 1। 0 भी थी और 1 थी। हमें पढ़ना है -l से टू +l, बस बात खत्म। आ जाइए, -1 से कहां तक जाएंगे? +1 तक। ये किसी को बाउंस तो नहीं कर? अभी मैंने बताया है कि p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1 ही तो है। तो -1 से कहां जाएगा? +1। बीच में एक 0 भी तो एग्जिस्ट करता है, यानी पॉसिबिलिटी क्या है? सॉरी, -1, 0 और +1। सही। बोलिए, कितने कमरे दिख रहे हैं? 3। तो जब आप p ऑर्बिटल बनाते थे बेटा, तो आप कितने कमरे बनाते थे? 3 ही तो बनाते थे। ये सब विथ रीजन था, कोई चीज ऐसे नहीं थी। अब आ जाइए, इन कमरों का नाम क्या लिखेंगे? तो फिर वही सेम कहानी, नंबर लाइन पढ़े ना? मैथ्स पढ़े ना आप लोग? नंबर लाइन, सेंटर पे हमेशा 0 आता है। इधर कौन आएगा? प्लस, और इधर माइनस। तो इधर भी आइए, सारे कमरे तुम्हें ऑड ही मिलेंगे। अभी देखना, ये बीच वाला, तो ये क्या होगा? m0, m+1 और ये m-1। आया कि नहीं आया? चलिए जरा चालू हो जाइए, डी और एफ का आप लोग निकाल के दिखा दीजिए। निकाल लेंगे एकदम आसानी से। कमरा निकालिए, निकालिए, अभी तुरंत करिए। आप लोग कोई भरोसा नहीं है। डी और एफ का निकालो, कितने कमरे हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, मारेंगे सही हो जाओगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये है गलती, यही नेगेटिव मार्किंग फ्लो में। बी के लिए क्या आ गया? विद रीजन जाइएगा। बी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है ना? बोलिए, तो बस -2 से +2 आ जाएगा ना? कितने कमरे हुए? पक्का? -2, -1, 0 और +1 और +2।
हुआ कि नहीं? अब आसान है, कमरा बना लीजिए इसी के नीचे। भैया सोच समझ के बोला करो तुम लोग यार, कुछ भी करते रहते हो सच में। m0 m+1 m+2 और ये -1 और ये -2। अब f का निकल जाएगा ना। तो एक चीज बता दे, अब तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछता है कि डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं। वो सबको पता है, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वो तुम्हें आता है। हम बता दें क्या पूछता क्या है क्वेश्चन। कहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल किया गया है, ठीक, उसके आप चारों क्वांटम नंबर बता दीजिए। क्वेश्चन ये होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, अब क्वेश्चन सुनिएगा, हम आपको दूसरे टॉपिक पे भी ले जाते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा बाउंस मार जाता है। मैंने कहा आपकी आदत अभी है नहीं ये वाली। क्वेश्चन ये है, आपके पास सोडियम है, क्या है? सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, सोडियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों आप क्वांटम नंबर बता दीजिए। ऐसे कहेगा चारों क्वांटम नंबर हैं, 4 ऑप्शन बनाएगा आपसे ना। तो क्या कोई निकाल सकता है? जरा पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। जब बहुत टफ लगा करे तो एक काम करिए, वो बेसिक वाला कितना होता है 11, बचपन वाला 2 8 1, यही था ना बचपन वाला, तो यही था। अब ये 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये 1s2, 11 में ये पढ़ाया गया होगा। फिर ये 2s2, 2p 6 और 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो है, देखो ध्यान से इधर, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? बोलिए, चलिए बताइए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। दिख रहा है ना सबको कि अभी भी बाउंस मार रहा है? हाँ, एल क्या है? एल क्या है? अब बताई थे, रुको, लोकल भाषा में बताई थे। इतना एस 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 ऑलरेडी है ना, एस में जा रहा है। एस के लिए एल की वैल्यू क्या थी? 0। बात खत्म। तीसरी बात क्या बोला हमने? ml क्या होगा? ml में वैसे भी s के लिए 0 ही था, तो ये क्या होगा? 0 ही होगा। अभी पढ़े थे s में कि नहीं? s में एक ही कमरा होता है, उसका नाम क्या होता है? m0। यही तो था। तो 3 तो मिल गया। चौथा हमने भी पढ़ाया नहीं है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्या है? तो जब वो पढ़ा देंगे तब हम बताएंगे। अब ये 3 क्लियर? अभी 3 पढ़ाया मैंने, आज ही पढ़ाया तीनों। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर से बोल रही हूँ, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, वो पढ़ाना है मुझे। क्या पढ़ाना है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, इतना आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ बस। ठीक, एफ के लिए निकाल लिया आपने? बताइए क्या 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 वैल्यू पॉसिबल है एफ सब सेल के लिए? -3 से +3 तक। -3 से, जैसे कुछ लोग कॉपी पे किया करें, जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है ये कौन सी बात कर रही है, हवा में बात कर रही है। हवा में नहीं, आप एफ का निकाल के देखिए। एफ सब सेल का ml निकालिए, ml वैल्यू निकालिए। एफ सब सेल के लिए ml की वैल्यू निकालिए। आपके पास एफ सब सेल है और आपको उसकी ml वैल्यू बतानी है। चलिए बताइए। देखो कि लड़कियां बहुत तेज है। 7 सब सेल, अच्छा। ऑर्बिटल्स हमने अभी बोला, वही सेम गलती। ये गलती बहुत कॉमन है क्योंकि वो सब सेल ऑर्बिटल हमको हमेशा यही लगता है एक ही तो है। नहीं निकला? क्या आया? 6 आई? इवन नंबर पॉसिबल ही नहीं है।
-3 से +3 आएगा, क्यों? F के लिए L की वैल्यू मैंने लिखाई भैया 3 है, और ML वैल्यू क्या होती है? बार बार वही काम करवाओ मुझसे, ठीक है? 2 + 3 सॉरी +L -3 से +3 क्या क्या आएगा? -3 -2 -1 और फिर 0 फिर +1 +2 और +3। 3 ये कमरे और 3 ये कमरे और एक ये 7वां कमरा। कितने कमरे हैं? 7 कमरे हुए ना? हाँ, अच्छी बात है। तुम्हें क्या बाउंस मारा? तुम बताओ, तुम्हें बहुत डाउट आ रहा है, बताओ तो क्या दिक्कत क्या कर रहा है तुम्हें? ये सारे इंटरकनेक्टेड है, एक नहीं आएगा तो एक को नहीं आएगा। और ये मैंने कहा ना, क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनता है, और ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल का भी है, ठीक है, और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी है। इतना किसको बाउंस मारा है बता दो, अभी बता दो, मैं फिर जो समय है। जैसे बात ये है ना, दोनों साल का कोर्स पढ़ाना है तुम लोग को। अगर तुम यही क्लास 11th में होते तो बहुत सही होता। क्यों? एक एक टॉपिक को इलेबोरेट करके तुमको समझाया जाता। देखो सच यही है, अभी तुम 2-3 बार तो पढ़ के आए, ये हमने मान लिया है हम मतलब बता रही है, हमने मान लिया है, सपोज दैट कि ये x है और सबने सपोज कर लिया है, क्योंकि आप नीट और जेई, इसका मतलब आप 11-12 तो पढ़ के ही आए हैं, तो ये तो मानेंगे ना। और ये 11 का टॉपिक है, तो हमारी नज़र में तो तुम 11 कितना पढ़े हो वो हमें पता है, और अपनी नज़र में तुम एकदम कॉन्फिडेंट हो कि 11 में पास तो हो ही गए हो। अच्छा, कभी कभी टीचर भी स्कूल का, हम स्कूल में भी 2 घंटे लेक्चर देते हैं। स्कूल के टीचर की एक सबसे बड़ा दुख मैं बताती हूँ, उसको लगता है 11 वालों को ऐसे ही छोड़ दो। बता दे क्यों? घर की बात है, और बोर्ड वालों पे फोकस कर जाओ, बोर्ड में रिजल्ट आ जाएगा 90+। तो 11th वाले ऑलरेडी रेस्टियन बनाते हैं। और मैं फिर बता दूं, जिसने 11 में धोखेबाजी कर ली अपने साथ, वो 12 छोड़ दो, 12 तो पास हो जाएगा। हम फिर कह रहे हैं कोई फेल नहीं हुआ होगा 12th में, 12th वो पास हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में वो पढ़ाई भूल जाए फिर। क्योंकि 2 क्लासेस बेसिक होती हैं जिनमें अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप बर्बाद हैं। एक होती क्लास 9 और एक होती क्लास 11। जब आप कक्षा 8 तक रहते हो, आपके टीचर वो नोट्स लिखाते हैं, नंबर ले आते हो वही रट रट के। देखो याद करो जरा, बचपन याद करो, कॉपी पे होता था ना, मैम ने क्वेश्चन आंसर लिखाया, यही याद करके जाना, यही उगलना है, नंबर मिल जाएगा। और मैम भी कहती थी एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। 8th तक यही था, आप रटो नंबर ले आओ। लेकिन जैसे इन सडन आप क्लास 9th में पहुंचे, आप पढ़ते जो थे और पेपर पता नहीं क्या आता था। याद करिए, वही सेम कहानी थी कि आपने तो पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, खूब रट के गए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रटे हैं। उठा के एक ऐसा न्यूमेरिकल फिट किया जिसको उन्होंने उठाया कहाँ से? फर्स्ट चैप्टर। याद करिए, वेलोसिटी निकालना है, इक्वेशन थी वेलोसिटी की, v = u + at। उन्होंने वहां से उठाया और तब तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा, बस तुम चले गए। याद कर लो 9th क्लास। फिर 9 जैसे बीता 10th में आए, 10th कंफर्टेबल, ऐसा लगता था हाँ यही पढ़ना, बोर्ड में आ जाएगा, ठीक। 11th में फिर वही सेम कहानी। 11 में आते ही सबसे पहले स्टार्टिंग, पहले ही पेपर में फेल। जो टॉपर थे, जो मतलब 90+ वाले, 11th का पहला पेपर होते ही फेल। ये होता है, ये कॉमन है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यही होता है, ट्रुथ यही है। और समझ नहीं आता था, एक जो बच्चा 90+ लेके आया 10th में, उसके तो ईगो पे लग जाती थी एकदम, ये हुआ कैसे, हम 11 में फेल कैसे हो गए पहली ही बार में, पहला ही पेपर में। और मैं पक्का बता दूं, फेल हो रहे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पास, मैथ्स वाले मैथ्स में गिरते पड़ते पास। जिंदगी में रुलाने वाले 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री, सच यही है। फिर जैसे तुम थोड़ा 11 में एडजस्ट हुए, 11 खत्म हो गया, 12th आ गया, 11 तुमने बर्बाद कर लिया। और ये जितने भी टॉपिक हैं, ये आपको पता है 11th में डिक्टो एक एक टॉपिक पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। और फिर मैं कह रही हूँ, अब आपको ये हमने मान लिया है कि आप 11-12 पढ़ के आए हैं, तब आपको इतनी दिक्कत हो रही है, तो सोचिए। और एक कहावत और बता दें हम,
ब्लैंक पेज पे लिखना आसान होता है और रफ करके लिखना बहुत टफ होता है। आपके अंदर ऑलरेडी इतने गलत सलत कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं, उनको इरेज करो पहले और फिर सही सही कॉन्सेप्ट भरो। बहुत टफ है। आप खुद सोचो, एक साफ सुथरा पेज नया नया है, लिखने में क्या होता है, मजा आता है ना। लेकिन एक पेज मैं आपको भर के दे दूं, फिर कहूं जाओ इरेज करो फिर लिखो, उसमें उतना मजा नहीं आता। क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर बहुत सारी चीजें इतनी कंफ्यूज कर रही हैं आपको, इतना गलत सलत भर गया आपके दिमाग में, आप उबर ही नहीं पा रहे हैं उस चीजों से, आप उन चीजों से रिलैक्स ही नहीं हो पा रहे। ओके, तो थोड़ा मेहनत करिए और फिर मैंने कहा हमको भी मत फॉलो करिए, जाइए मैंने ये पढ़ा दिया, आप एक बार एनसीईआरटी उठाइए, एक टेबल बनाइए, उसमें सब ऐसे दिया हुआ है शॉर्टकट में। और एनसीईआरटी का वो जो किनारे की टेबल होती है, जो किनारे के पॉइंट्स होते हैं, वही सब नीट और जेईई के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वही आपको नहीं आते हैं। डिफिनेशन तो आपको आता है, डिफिनेशन आप, एक शब्द है डीजेनरेसी। देखो पूरी क्लास अगर मैं गारंटी कहती हूँ अगर कोई बता दे, एक शब्द है डीजेनरेसी, जो कि क्लास 12th का भी जब आप सीएफटी पढ़ते हो, ये क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद एक आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, वहां पे ये शब्द अगर नहीं आता, इस शब्द का मतलब नहीं आता, तो तुम्हें सिर्फ रटना ही ऑप्शन है, उसको भी छोड़ दो। इसी चैप्टर में ये शब्द यूज हुआ है डीजेनरेसी, क्या होता है डीजेनरेसी, और आप बस पढ़े हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। मैंने कल आपसे कहा था आप टीचर को जज मत करिए, आप अपने आप को 1 घंटे बैठ के जज करिए, आपको रियलिटी ना पता चल जाए तो, और आप ना सुधर जाइए तो कहिएगा। और इतना ये इसलिए बोलना पड़ता है कि जब तक आप एक्टिवेट नहीं होंगे, यहाँ कुछ भी लिखा जाए आपसे कोई मतलब नहीं है, जब तक आप खुद से अंदर से एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बैठेंगे कि हाँ हमें पढ़ना है, आप नहीं कर पाएंगे। आ जाइए लास्ट टॉपिक, क्या क्या चीजें मैंने पढ़ाई पहले समराइज करते हैं। एक तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, PQN दैट इज N, सही। दूसरा क्या पढ़ाया मैंने, AQN दैट इज L, कैसे निकालते थे, 0 to n-1, सही। तीसरा क्या पढ़ा, MQN, किससे डिपेंड कर रहे थे, ML से, ML से, कहां से, -L to +L। ओके, इतने में किसी को बाउंस तो नहीं मार रहा है, कि मार रहा हो तो बता दो अभी। लास्ट है SQN, स्पिन क्वांटम नंबर। आपने एक शब्द पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, जब देखो इधर, ये आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही तो चक्कर काटते हैं, बोलिए। तो जैसे अगर मैं मान लूं ये सन है और ये क्या है, कोई प्लैनेट है, अर्थ है, तो आपने 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है ना, अगला प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ, ज्योग्राफी, अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे क्या करती रहती है, घूमती रहती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, एक तो वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उसके अलावा अपनी ही एक्सिस के अराउंड वो क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन, अभी तुम 3D सोचो, थोड़ा सा गोला सोचो, तब ये घूमते हुए बाहर भी आएगा, ऐसे भी आएगा, और घूमते हुए ऐसे भी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अलोंग घूमता है तो जनरेट होता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। और एक्सिस की रोटेशन सिर्फ 2 पॉसिबल है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी। एक तो घड़ी की तरह चले क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। जब बात करते हैं हम क्लॉकवाइज रोटेशन, ध्यान सुनिए, क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, जैसे ये एक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ये कैसे घूम रहा है अभी, क्लॉकवाइज, दिख रहा है ना, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, बोलिए, ये बात पता है ना। इस समय इस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। लेकिन अगर यही सेम कहानी हो जाए कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। कुछ बात समझ में आई कि नहीं। 2 टाइप का रोटेशन,
एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और ये स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट होता है ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स एक्सिस। अपनी ही एक्सिस पे जब ये रोटेट करता है, ठीक है, अलोंग, तो वहां पे जनरेट क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अभी मैंने क्या बताया, उसको आप चेंज नहीं करना है यार। एक बार बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है, हम बता तो रहे, सुनो तो पहले, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक। अब ये रोटेट करेगा, एक्सिस पीछे की कैसे बदल जाएगी, सोच के देखो, एक्सिस कैसे बदल जाएगी, ये तो रोटेट तो कर रहा है, देखो, ये मान लो ये एक्सिस है, ये पेन मान लो क्या है, एक्सिस है। अब ये देखो घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, 3D सोचो, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एक्सिस तो उसी जगह पे है। अपने एक्सिस के अलोंग कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऑर्बिट कभी नहीं छोड़ता, मैंने एनर्जी फिक्स रहती है। आपको मैंने अभी बताया, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, याद करिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही था, इलेक्ट्रॉन अगर अपना सबसेल या शेल नहीं छोड़ेगा तो ऑर्बिट भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। अभी वो ऑर्बिट तभी बदलेगा जब या तो उसको एनर्जी बाहर से मिल जाए या तो एनर्जी रिलीज कर दे। याद करिए, ये मैंने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी। आप भैया यहीं बैठे हो नीट में, ध्यान सुनो, आप नीट के पेपर के लिए बैठे हो, राइट। सिलेक्शन आपका कब होगा, कब होगा, आप खुद डिसाइड करो। पढ़े वड़े से नहीं होता, हम बताते हैं। 3 घंटे तुम्हारा दिमाग काम कर गया, पढ़ सब लोग रहे हो, हम आज तुम्हें बता रहे हैं, एग्जामिनेशन के दिन 3 घंटे का तुम्हारा दिमाग काम कर गया, ठीक है, यू आर इन मेडिकल कॉलेज। आपकी एनर्जी बढ़ गई, आप बाहर चले गए, तब आप जाएंगे बाहर, और जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आप कहाँ, सेम एनर्जी में आप कहाँ बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, आप कभी भी अपनी ऑर्बिट चेंज नहीं करेंगे। अब ये सोच रहे कितना तगड़ा बेइज्जती करती है कि रोस्ट करती है, ये बेइज्जती नहीं है, ये तुमको समझाने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। सोचो ना, तुम जब तक नीट के लिए तुम यहाँ बैठे हो, जब तक तुम्हारा नीट सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक तुम्हारी कहाँ बैठे हो, चाहे जितना तुम चक्कर करो, चाहे तुम पढ़ो, चाहे जितना पढ़ो, चाहे ना पढ़ो, चाहे जो भी करो। बात समझे कि नहीं, उसको बाउंस बहुत तगड़ा मार गया इधर मेरी बात समझो फिर से, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे है, वो वहीं बैठा रहेगा जब तक उसको एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। तो वो अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, और भैया रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक्सिस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। बस 2 बातें हैं, अगर वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। भाई देखो इधर, क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसे घूम रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज है। अब थोड़ा इसी को घड़ी ऐसे कर लो, देखो घड़ी की तरह सोचो थोड़ा, तो ये क्लॉकवाइज है। उल्टा सोचो, उल्टा रोटेट कर रही हूँ, देखो ये क्या है, एंटी क्लॉक। 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, बोलिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी। तो देखो ध्यान से, जब हमने देखा एक ऑर्बिटल, ध्यान सुनिएगा, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, एक कमरे के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बात ये है, अगर एक रोटेशन कर रहा है कैसी, ऊपर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज, कैसी कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो दूसरा हमेशा करेगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। पूछो क्यों, ताकि नेट जो मोशन है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्योंकि अगर नेट मोशन कैंसिल नहीं हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, ये पंखा चल रहा है, ठीक, ये पंखा अभी ऐसे ही अपने एक्सिस के अलोंग चल रहा है, इसको हमें बंद करना है, ठीक, बाहर से हम अभी कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करें, इसको उल्टा घुमा दें, जैसे ये इधर रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे, हम इसको क्या कर दें, ऐसे घुमा दें। एक कंडीशन के बाद ऐसा पॉइंट कहीं आएगा ना जब इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, आएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी कमरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, ठीक, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मोशन करता है तो दूसरा कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, अच्छा, इस टोटल के लिए जो वैल्यू है वो वैल्यू हो गई 1,
कितनी वैल्यू हो गई 1। 1 में से देखिए आप ध्यान से 50% क्या कर रहा है क्लॉकवाइज और 50% क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है ना। अब भैया 1 का 50% क्या होता है 1/2 और इसका 1/2। 1/2 भाग क्या कर रहा है क्लॉकवाइज इसलिए प्लस और 1/2 भाग क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए -12। यही आप पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ 2 पॉसिबल है, एक +12 और दूसरा -12। इसके अलावा कोई भी स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होता। अब दूसरी शर्त ये है कि पहले अगर मान लो किसी कमरे में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है एक है ना, तो भैया होने कितने चाहिए मैक्सिमम 2, बचा कितना आधा ही तो है। आधा हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज मोशन करेगा। कैसा करेगा यानी अगर आपको आंख बंद करके आंसर लगाना है कि इस कमरे का स्पिन क्वांटम नंबर बताइए तो क्या होगा +12। पहला वाला हमेशा क्या होगा +12। पहला क्या होगा ऐसा टॉपिक ही है, पूरी मैथमेटिक्स भरी पड़ी है, कहीं से स्टेटमेंट आ नहीं रही, डिफिनेशन आ नहीं रही, और हम तुम्हारे साथ नुकसान कर नहीं सकते हैं। हम चाहें तो इन सबकी खाली डिफिनेशन लिखाएं तुम्हारी कॉपी पे, लेकिन हमको तुम्हें डिफिनेशन नहीं लिखानी है। आपकी बुक में आप समझ जाइए, आप बुक रीड करिए, समझना ही तो दिक्कत है ना आपकी मेन। और हम फिर बता दें मेरी क्लास में उन लोगों को केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगी जो यहाँ से जाके पढ़ते नहीं दोबारा। और मैं कह दूं आप 4 दिन लगातार मेरी क्लास अटेंड कर लीजिए, 5वें दिन से आपको केमिस्ट्री ना आने लगे तो आप कहिएगा। तुम पहले ये बताओ, ये पूरा टॉपिक तो तुम गोला मार के बैठे हो। जो लोग नए आए हैं, जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे, याद करिए एक लेक्चर में हमने पूरा बेसिक ही किया था ना, आप लोग पूरा गायब थे बोले, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब तुम सीधे आके बैठे हो किसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एकदम से एक्सट्रीम टॉपिक, फिर क्वांटम नंबर एकदम एक्सट्रीम टॉपिक पे बैठे हो, तो कहाँ से थोड़ा बहुत तो ऊपर से जाएगा ही। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ आप ये समझ लीजिए और यही वाला टॉपिक जाके एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा, मैं पक्का कह रही हूँ आ जाएगा। ठीक, कल आप लोग की क्लास है क्या? संडे को तुम लोग क्लास नहीं करते क्या? सर से बोले एक मेरी क्लास करा लिया करें तो कुछ आपका फायदा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में, मतलब क्योंकि हमें भी अब मतलब बाद में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, बट आप लोग अगर चाहें तो एक क्लास संडे को कर सकते हैं। आखिर संडे बर्बादी करते हैं, संडे छोड़ के तो 2 ही दिन तो मेरी क्लास होती है, मैं भी तो वही कह रही हूँ, संडे कर लो तुम्हारा फायदा है, 3 दिन क्लास हो जाएगी, कुछ फायदा 1-1.5 घंटे के लिए मॉर्निंग में कर लो, बस चले जाओ, हम भी जल्दी आ जाएंगे। 10 से 11:30 अकेले एक ही क्लास करनी है, फ्रेश माइंड। हाँ देखो आधे लोग करे संडे सोने को मिलता है, हमें क्या करना है आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हम आप नहीं, बात इसकी नहीं है, जैसे आप देखो आपकी भी एक ब्रेन की लिमिट है ना, 1.5 घंटे का ऑलरेडी लेक्चर होता है, फिर एक 1.5 घंटे का लेक्चर उसी में लगा देंगे तो पागल हो जाओगे, कोई नहीं पढ़ पाएगा, इतना नहीं पढ़ पाएगा। अभी तुम देखना जितना तुमने आज सीखा है ना, अगर तुम संडे को एक सुबह उठ के, जब तुम्हारे दिमाग में कोई खुरापात ना चले, ये तो 2:30 बज जाता है, सारी खुरापात तो तुम करके ही आते हो सही बता रही हूँ, एकदम तुम फ्रेश माइंड से कल तुम आ करके बैठ के 9 से 10:30 लेक्चर लेके देख लो, तुम्हें फायदा ना मिले तो तुम कहना, ये सच है। सोने के बाद ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है, कोई चीज गई नहीं तुम्हारे अंदर, कुछ उल्टा सीधा गया नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप चाहे वो आप एक बार आप लोग सर से, अभी हम भी कहते हैं एक बार आप लोग भी कंफर्टेबल होइएगा, तो आप बस नाम दे दीजिएगा अपना जो जो चाहता है, ठीक। वो देखो वो सब चाहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, सब पढ़ने वाले बच्चे सब चाहते हैं ये सोच रहा आना पड़े, 1 घंटे निकाल लो, 1.5 घंटे मॉर्निंग में, इवनिंग नहीं। चलो तब देखो क्या बताए। इधर मैं ये कह रही थी एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन हमेशा क्या होगी प्लस की, और जब दूसरा आएगा तभी स्पिन क्या होगी। अब एक क्वेश्चन आता है तो नेट स्पिन क्या होगी, एक क्वेश्चन है ध्यान सुनना, इस ऐसे होता है, पहला तो मैंने बोला स्पिन, 2 शब्द है, दूसरा बोला मैंने नेट स्पिन।
नेट मतलब टोटल, नेट मतलब आप आ जाओ पहले केस में, इसमें आपको साफ साफ दिख रही है स्पिन प्लस हाफ है, प्लस हाफ ही तो है, और नेट स्पिन भी क्या होगी प्लस हाफ। पूछो क्यों, कोई और है ही नहीं इसको काउंटर करने वाला, तो दोनों का आंसर क्या हो गया सेम, यानी कि हाफ ही रहेगी, वो भी प्लस की, चाहे नेट पूछो चाहे स्पिन। यहां आ जाओ, अभी मैंने कहा एक क्या है और दूसरा क्या है माइनस हाफ, तो स्पिन की पॉसिबिलिटी क्या है प्लस माइनस हाफ, क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें नेट स्पिन की, तो मैंने अभी कहा था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, और नेट स्पिन क्या हो जाएगी जीरो। इस केस में नेट स्पिन क्या होगी जीरो। 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बनता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक। क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा लो स्पिन का कंपाउंड है और कौन सा हाई स्पिन का कंपाउंड है। अब बताओ जिसमें स्पिन ही नहीं है उसमें हाई स्पिन होगी, तो इस केस में, और अब देखो यहीं से क्वेश्चन अराइज, जब पेयरिंग होती है, क्या होती है पेयरिंग, तो स्पिन क्या हो जाती है लो। स्पिन क्या होती है बेटा लो। कुछ बात समझ में आई बोलिए। और जब पेयरिंग नहीं होती है तो स्पिन क्या होती है, मतलब एक क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक का तैयार हो गया आपका। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाई स्पिन का कंपाउंड है। आप कुछ मत करिए, आप चुपचाप उसका क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो स्पिन कैसी होगी हाई होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है तो स्पिन कैसी होगी लो होगी। बस सीधी सी बात, लिख लीजिए ये बात कहीं भी अपनी भाषा में फटाक से, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखिए लिखिए अगर पेयरिंग होगी तो नेट स्पिन क्या होगी जीरो। पहले लिखिए ऑन पेयरिंग नेट स्पिन इज जीरो, नेट स्पिन इज जीरो। और वो कंपाउंड कैसा होगा एलिमेंट कैसा होगा लो स्पिन कंपाउंड या लो स्पिन एटम एलिमेंट, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा हो सही। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है अनपेयर्ड, नीचे लिखिए इफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं अनपेयर्ड, तो उसमें नेट स्पिन कुछ तो होगी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, कुछ तो होगी ना। तो लिखो नेट स्पिन इज नॉट जीरो, नेट स्पिन इज नॉट जीरो, नेट स्पिन इज नॉट जीरो। ठीक, हेंस कंपाउंड कैसा होगा हाई स्पिन कंपाउंड या हाई स्पिन एलिमेंट या हाई स्पिन एटम, जो आपसे क्वेश्चन पूछा हो। आते हैं हम लोग वापस, कहाँ थे हम लोग, एक क्वेश्चन हमने किया था याद आया, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा प्लस हाफ। आंख बंद करके क्या होगा, अगर आपको दिक्कत हो ऐसे निकालने में तो आप एक काम किया करिए, ऐसे 3s लिख लीजिए और उसका बना लीजिए कमरा। एस में तो एक ही कमरा होता है ना, और यहाँ पे जो ऊपर लिखा है वही होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको आप यहाँ भर लीजिए। भर लिया। अब आपको फिर मैंने कहा पी क्यू एन पहले ही पता था सही, एस की वजह से एल भी क्या होगा जीरो होगा, बता दिया था। एम एल की वैल्यू भी क्या होगी जीरो होगी। अब बात करते हैं स्पिन की, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्पिन क्या होगी स्पिन इसकी होगी प्लस हाफ। आई बात समझ में। तो ये चारों क्वांटम नंबर आपको पता चल गए, चारों क्वांटम नंबर आपको पता चल गए। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ find the all quantum numbers of
लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक एंड कॉपर, ये आप घर से करके लाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक एंड कॉपर। ठीक, चलिए कर लेंगे ना, जिंक एंड कॉपर। कोई गूगल से नहीं छापेगा और एआई से नहीं छापेगा, वरना नीट का एग्जाम भी एआई दे आएगा और सेलेक्ट भी एआई हो जाएगा। मैं फिर बता दे रही हूँ, अगर आप लोग ये करेंगे ना, गूगल से छापे नहीं आता है, आप हमसे पूछिएगा नेक्स्ट टर्न पे। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपने जो सोर्स उठाया वही सोर्स एग्जाम देगा, वही सोर्स डॉक्टर बनेगा। आप लोग बैठे रहिएगा यहीं पे। इधर लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, इधर आ जाइए। अब रुक जाइए पहले ध्यान से, अगले कुछ टर्म्स है ध्यान रखना है। पहला टर्म मैंने आपको बताया था नोड। क्या बताया था? नोड। नोड वो प्लेस होती थी, वो प्लेस एटम के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, फाइंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो, अरे यार प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो लगभग, हाँ जीरो हो या ना के बराबर हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, हम नोड कैसे फाइंड करेंगे? ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कैसे नोड फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नोड निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है, नोड इज इक्वल टू ऑलवेज n-1। नोड क्या होता है? ये n-1 था क्या? क्या था? L था, याद करिए, 0 से n-1, याद आ रहा है? L था ना कि नहीं? तो आप जनरली देखा जाए 90% तो L देख लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट L। ठीक, नोड निकालने का क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट। 1s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे? जल्दी बताइए, बताइए। यानी इसके अंदर नो नोड, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्बिटल या सबशेल है जिसके अंदर नोड नहीं पाया जाता? तो पहला क्या हो गया? 1s। क्या हुआ? 1s में 0 ही तो है। 2s में बताइए कैसे आया? 2 - 1। ऐसे नहीं देखना है, यही आप 0 0 नहीं देखना, यही तो खासियत है। ये देखो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, n-1। n-1 करो सीधे, तो क्या है? 2 - 1, यानी कि 2s में कितने नोड है? 1। आई बात समझ में? तो ऐसे आप लिख लीजिए, नोड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप प्लीज कर लीजिएगा, वरना आपका नुकसान होगा। पूछा जरूर जाएगा, इस पोर्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और पूछा जाता है हर साल। किसी का भी नोड निकालना हो आपको तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n-1। अब सुनिए, ये जो नोड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेडियल नोड। क्या होता है? रेडियल नोड। एक होता है एंगुलर नोड। ध्यान सुनिएगा, एक कौन सा नोड होता है? रेडियल, और एक क्या होता है? एंगुलर। कुछ नहीं, जब आप एटम पढ़ रहे थे ध्यान से देखिए, तो एक तो आप रेडियस के अलोंग चीजें पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो? एक भाई रेडियस के अलावा भी तो चीजें पढ़ रहे हो। अगला आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन एंगल में भी तो घूम रहा है, एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बोलिए। तो एक तो रेडियस के अलोंग जो नोड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल नोड, सही। और जो आपके किधर बनता है? एंगल के अलोंग, रोटेट कर रहा है ना ये, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। एनसीईआरटी किसी किसी पास है? आज आई है थोड़ी बहुत है। खोलो जरा एनसीईआरटी, जल्दी खोलो, 5 मिनट के लिए एनसीईआरटी खोलो। हमने कल कहा था क्लासरूम में, भूलो तब, भूलो फिर हम क्या कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। जल्दी खोलिए एनसीईआरटी। आप लोग ना बहुत गलत बात करते हैं, आप लोग अपने लिए जान ही नहीं पा रहे सही क्या है, फिर एनसीईआरटी भूल के बताओ कह रहे हो। हो गया आपका? कम इन। कौन कौन सा नोड है? पेज नंबर ओल्ड एनसीईआरटी की न्यू? न्यू है। आप देखिए एक टॉपिक होगा आप में, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिला? उसका सबसे लास्ट पॉइंट पे जाइए, लास्ट, सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट पे जाइए। मिल रहा है? दिखा? सबसे लास्ट
दिखा, टोटल नंबर ऑफ नोड कितना दिया है, n-1। एंगुलर नोड दिया है आपका, इधर सुन लीजिए, l कितना दिया है, l। तो रेडियल नोड कितना होगा, क्या होगा, फिर से सुनिए ध्यान से, जल्दी जल्दी मत मचाइए, 5 मिनट ध्यान सुनिए, बस खत्म, हम लेक्चर ओवर कर रहे हैं। एंगुलर नोड आपका l के बराबर होता है। एंगुलर नोड किसके बराबर होता है, l के। l तो पढ़ा दिया ना मैंने आपको, जब आप l निकाल लोगे तो एंगुलर नोड निकाल लोगे, ठीक। जो आपका रेडियल नोड होता है, Rn फॉर रेडियल नोड, कोई Rn नहीं लिखेगा, सब लोग रेडियल नोड लिखेंगे, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या बचा, ये बताइए, टोटल नोड कितना है, n-1, तो ये कितना हो जाएगा, n-1 माइनस l। बेटा नोड दो टाइप के होते हैं, एक रेडियल और एक एंगुलर। हमने आपको बता दिया टोटल नोड कितना है, n-1 मान लेते हैं, n-1 की वैल्यू 10 है मान लेते हैं, राइट। और हमने क्या कह दिया, एंगुलर नोड कितना है, l है। एंगुलर नोड कितना है, l ही तो है। मान लेते हैं एंगुलर नोड आपका 2 है, तो रेडियल नोड कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, दो ही चीजें तो हैं, दो चीजों से मिलके नोड बना है। अगर ये 10 है, ये 2 है, तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो बस वही सेम काम तो यही किया, देखो इधर, टोटल नोड माइनस एंगुलर नोड इज इक्वल टू रेडियल नोड। नहीं समझ आया, इसको लिखिए फटाक से, दोनों फॉर्म में लिखिए। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एंगुलर नोड, रेडियल नोड और नोड। हम एक क्वेश्चन देते हैं और अभी करके दिखाओ तुरंत। सिलेक्शन का सिर्फ एक तरीका है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन। जिसने क्वेश्चन लगा लिया PYQ, और मैं ये नहीं कहती कि आप उलूल जुलूल क्वेश्चन लगाइए, आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है यहाँ पे, आप खाली PYQ लगा लीजिए और अपने 11th-12th के CBSE के पेपर लगा लीजिए बस। CBSE बोर्ड के आए हुए 5-6 साल के क्वेश्चन आप लगा लीजिए। अगर आप सिलेक्शन जोन में ना जाइए तो बताइए। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, सिमिलरली एज वेल एज बायोलॉजी एंड फिजिक्स। आपको बायो और फिजिक्स में भी वैसा ही करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन सिर्फ केमिस्ट्री नहीं कराएगा। हो गया ये, चलो आपको बताना है 3D में, 3D सबसेल है, लिखिए 3D सबसेल में आपको बताना है एंगुलर नोड कितने हैं और रेडियल नोड कितने हैं, जल्दी बताइए। 3D सबसेल में एंगुलर नोड कितने हैं और रेडियल नोड कितने हैं। थ्री डी में आपको बताना है एंगुलर नोड कितने हैं, बताओ आंसर। पहला एंगुलर नोड कितना होगा, अब भी देख के बताओ ना। अब L की वैल्यू 2 फॉर, अब बताओ ना, एंगुलर नोड L ही तो था, देखो फॉर्मूले में लिखा है एंगुलर नोड की वैल्यू क्या है, L ही तो है, बोलिए ओके। यानी एंगुलर नोड कितना हो गया, इक्वल टू L, दैट इज 2। बात खत्म करो। टोटल नोड का फॉर्मूला बताइए पहले, n-1, n कितना दिया है तो 3-1, ये भी कितना आ गया 2। भैया टोटल भी 2 है और एंगुलर नोड भी क्या है 2 है, तो रेडियल नोड कितना होगा, टोटल माइनस एंगुलर, टोटल कितना है 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन, इसमें ऐसी कौन सी सबसेल है जिसमें रेडियल नोड नहीं पाई जाती है, जिसमें रेडियल नोड नहीं पाई जाती है। आप देखो अपनी आंखों से, क्या रेडियल नोड है इसमें, तो ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे सब में लगेगा ना। अगला एक क्वेश्चन और करके दिखाइए, 4F। 4F में आप मुझे बताइए नोड, सारे नोड बताइए। अब सर आएंगे तभी मैं जाऊंगी, सर अभी आ रहे होंगे। हाँ
नहीं यार, है ही इतना टॉपिक है, क्या कर सकते हैं। तुम लोगों को वैसे भी बाउंस मारा तो एक तो तुम लोग 2 दिन ठीक पढ़ते हो, उसके बाद फिर वही राम कहानी। 4f में कितना आया? 4f पहले तो टोटल नोड 4 माइनस 1 3, सही। एंगुलर नोड इक्वल टू एल के बराबर कितना एल? एफ के लिए एल की वैल्यू भी क्या होती है? 3 ही होती है। तो रेडियल नोड 3 माइनस 3 दैट इज, इसमें भी देखो रेडियल नोड नहीं है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं ना नीट में, लगाना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही क्वेश्चन है तुम्हारे जितने मैं जितने लेक्चर लेती हूँ उसमें 50% क्वेश्चन होते हैं। मेरा बस है तो हम तुम्हें क्वेश्चन से ही सारे कॉन्सेप्ट तुम खाली और यही चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना, तुम सीख जाओ बस सिलेक्शन। ओके, इतने में कोई दिक्कत? लास्ट एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जब आप कभी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, क्या बोला हमने? इलेक्ट्रॉन, इधर सुनिए इधर, इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे तो आप रूल फॉलो करेंगे n+l रूल। क्या फॉलो करेंगे? n+l रूल, ठीक। n+l रूल क्या कहता है? कभी भी ध्यान रखिए, अगर n+l वैल्यू ज्यादा है, क्या है? n+l वैल्यू ज्यादा है तो उस सबशेल की क्या ज्यादा होगी? एनर्जी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप n+l की वैल्यू ज्यादा पा रहे हैं तो उस सबसेल की क्या ज्यादा होगी? एनर्जी। और एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सबसे पहले हम हाई एनर्जी में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम उस सबसेल में करते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो? हाई हो। एक कंट्रास्टिंग क्वेश्चन इससे रिलेटेड सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। 4s और 3d, आप बाउ प्रिंसिपल नाम सुने, उसी में बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 4s और 4d, हमने क्या पढ़ा था? अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो कंट्रास्ट, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाता है। ये बात मैं बोल रही हूँ, ध्यान सुन लीजिए, लिख लीजिए चाहे। जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिस सबसेल की एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाएगा। जैसे आप लिखते नहीं हो 1s 2s 3p ऐसे लिखते हो ना ऑर्डर, वो ऑर्डर इसी ऑर्डर से, इस ऑर्डर से हम मानते थे पहले। ओके, n वैल्यू ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। अब क्वेश्चन जनरेट हुआ इस क्वेश्चन, इसमें कंट्रास्ट आ गया, एक्सेप्शन जिसको बोल देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4, और यहाँ पे n की वैल्यू 3। ये तो समझ आ रहा है ना? ये भी नहीं समझ आ रहा है? n की वैल्यू 4 कहाँ से आई, 3 कहाँ से आई? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4, और यहाँ पे n की वैल्यू। इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आना चाहिए? 4s में आना चाहिए, आना चाहिए नहीं? और पहले यही किया गया था। लेकिन हम कभी भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, और आप 12th में पढ़ के आए होंगे, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन भरते हो 3d में, देन भरते हो 4s में। आपको जिसको भी डी ब्लॉक की 3d सीरीज का आइडिया होगा वो जानता होगा, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है? 3d में, फिर 4s में। वेट रहे 2 मिनट घुमा रहे, 2 मिनट, ठीक। एक तो 3d में और दूसरा 4s। एक्सेप्शन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन नहीं है। आइए ध्यान से, असली रूल ये है। कौन सा रूल है? इधर सुनिए, n+l वैल्यू। आइए इधर, n की वैल्यू क्या है इसमें? l की वैल्यू, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2 ही तो होती है। इधर n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0। ऐड करिए जरा, 3 2 5, इधर 4। दिखा? n+l वैल्यू किसकी ज्यादा आई? 3d की। और मैंने अभी कहा अगर ये वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ भरा जाएगा? हायर एनर्जी वाले में। इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है कहाँ पे? 3d में,
देन 4s। और ऐसे 4-5 एक्सेप्शंस आते हैं, और नेक्स्ट टाइम पे हम जब पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन कराएंगे तब हम पूछ लेंगे। ये चैप्टर आपका पूरा ओवर हो चुका। देखो पूरा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ चीजें रह जाती हैं। 99%। ओके, कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। हाँ